बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या है कि वो ज़मीन खरीद रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब प्रोसेस होता है और ऐसा नहीं उनके साथ कोई धोखा कर ले। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यानी उसका पूरा प्रक्रिया क्या क्या होता है और ये प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके साथ धोखा कभी नहीं होगा। मतलब आप धोखे में कभी नहीं पड़ सकते हैं, इसलिए कि ये जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रक्रिया है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है वो देखें। मान लेते हैं कहीं भी आप जमीन देखने गए, वो मान कोई शहर हो या कहीं भी आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में खरीद रहे हैं, आपका खेती वाला जमीन है, ठीक है, या मान लेते हैं आप घर बनाने के लिए रहने के लिए खरीद रहे हैं। तो जमीन जब भी आप खरीदें तो उसमें क्या होता है, खरीदने वाले के केस में एक होता है बेचने वाला जिसको जमीन विक्रेता कहते हैं, और दूसरा एक खरीदने वाला हो गया जो जमीन खरीदने वाला क्रेता है। अब जो जमीन है वह देख रहे हैं कि ये आप जो प्लॉट देख रहे हैं 47 नंबर का ये वाला प्लॉट है। अब ये जो 47 है, जब आप उसका मैप देखेंगे जमीन का तो ये नक्शा में भी 47 ही होगा जो वर्तमान में है, ठीक है। आप इसको खरीदने अगर जा रहे हैं तो ये इसको खसरा यानी बोलते हैं बहुत जगह, है ना, खेसरा हो गया। तो ये जो होता है ये किसी एक खाता में ये पूरा सारा इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो प्लॉट नंबर आपको मैप में दिखा, नक्शे में दिखा, वो एक तरह से पूरा एक अकाउंट में सारा उसका डिटेल होता। और ये लैंड से संबंधित जो है राजस्व विभाग के द्वारा सभी व्यक्ति को जिनका संपत्ति है उनको ये अकाउंट दिया जाता है, मतलब उनका वो अकाउंट रहता है, ठीक है। तो ये खाता में ये जो है प्लॉट नंबर है, तो ये दोनों सही होना चाहिए कि आप जो है जब भी खरीदें तो ये अच्छे से पता कर लें कि आपका कौन प्लॉट नंबर है और ये प्लॉट नंबर जो आप खरीद रहे हैं वो किस खाता में है। आप ये सारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है इंफॉर्मेशन का जरूर पता लगा लें। ऑनलाइन तो इजी वे में लगा सकते हैं, खुद से सर्च कर सकते हैं। जिस एरिया में आप खरीद रहे हैं, जिस राज्य में आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे लगभग राज्य का आप जो है सारा पोर्टल ऑनलाइन है तो देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं उनका ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन नहीं आया होगा किसी कारणवश से, ठीक है, लेकिन रहना जरूरी है ऑनलाइन भी। अब ये जो जमीन विक्रेता है इसके जमीन का प्लॉट नंबर देख लिए, खाता आपको पता चल गया। इसके अलावा जो भी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज आपको अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि जमीन जो विक्रेता है उसके नाम से जमीन का जमाबंदी है कि नहीं है। मतलब या ऐसे बोल सकते हैं, जमीन जमाबंदी कहने का मतलब है कि अगर इसका परिवार में इसके भाई हैं, इसके चचेरे भाई हैं, तो क्या अगर इसका संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, इनको बाप दादा से ये संपत्ति मिला हुआ है, तो उस केस में ये इन्होंने अपना अलग जमाबंदी कराया कि नहीं किया। तो ये आपको देखना चाहिए ना। आप पैसे लगा रहे हैं, आपको राइट है पूरा उनका डिटेल देखने का, है ना। आप अगर इस प्लॉट खरीदने के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, जो अमाउंट होना चाहिए वो दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप देखेंगे कि आपके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, आपका बंटवारा का कागज है कि नहीं है। वो देखना आपको बिल्कुल चाहिए ना कि आपने बंटवारा किया जो है वो कागज वो दिखा दें। उसके बाद उनका जो भी एक तरह से और जो ये लैंड का टैक्स है वो रसीद कटा रहे हैं कि नहीं कटा रहे हैं, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। अब उनके नाम से अगर जमाबंदी कायम है, वो लैंड का टैक्स पे कर रहे हैं, सारा कुछ है, ये सारा कुछ आपको देख लेना चाहिए। अगर आप और अधिक देखना चाहें तो ये भी देख लें कि अगर इनका पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो इनका नया खतियान में तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या पुराना खतियान में भी सारा कुछ है, ठीक है। ये बात आपको पता कर लेना चाहिए। अगर उस आदमी को आप अच्छे से नहीं जान रहे हैं तो जमीन विक्रेता को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो पुराना खतियान भी देख लेना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है कि इस जमीन विक्रेता के नाम से जमीन का सर्वे हो गया, अब वो बेच के निकल के भागना चाह रहा है, तो आगे चल के आपको समस्या हो जाएगा कि जमीन किसी और का था, बाय चांस थोड़ा देर के लिए या कुछ साल के लिए इनके नाम से आया और ये जमीन की बिक्री करने का सोच रहे हैं, ठीक है, यानी फ्रॉड करना हो गया। तो अगर नहीं जान रहे हैं उस व्यक्ति को तो आपको पुराना भी देख लेना चाहिए। अब देखिए, जमीन जो क्रेता है, मतलब ये आप पैसा अगर दे रहे हैं तो सारा बात तो आपको देखना है, जमाबंदी देखना है, लैंड का टैक्स दे रहे हैं, उसका नया वाला खतियान देख लेना है, वो तो होगा ही पूरा डिटेल अगर है तो। उसके बाद पुराना देख लेना है। ये अगर सारा कुछ है और इनका सारा कुछ जमीन का डिटेल ऑनलाइन
भी चढ़ा हुआ है, मतलब ये दिखा दिए तो डिटेल भी तो वहाँ का जो जमाबंदी का रिकॉर्ड है, इन्फॉर्मेशन है, वहाँ भी तो होना चाहिए ना। तो वहाँ भी चढ़ा हुआ है, तो आप खरीदने के लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लीजिए, आसानी से खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सारा यहाँ हो गया। लेकिन आप दूसरा जो आप यहाँ पे है कि अगर जो व्यक्ति विक्रेता है वो आपको जमाबंदी उनके पास नहीं है, उनके पास खतियान है, वो खतियान से बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खतियान से बिक्री नहीं हो रहा, बिल्कुल बिक्री होगा, बहुत सारे स्टेट में बिक्री हो रहा है। मतलब जमीन खतियान में है और खतियान में बहुत लोगों का नाम है, जमीन जो है बिक्री हो जा रहा है, मतलब रजिस्ट्री हो जा रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो दाखिल खारिज भी हो जा रहा है, अगर ऑब्जेक्शन लगाया तो दाखिल खारिज में भी दिक्कत हो जाएगा फिर, तो वहाँ तो परिवार में विवाद भी हो सकता है। तो अगर आप एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो विवाद वाला फिर क्यों लेना। तो अगर आप उनके नाम से जमाबंदी नहीं है, उनका जो है एक तरह से अलग कर रहे हैं, उनका कोई बंटवारा नहीं है परिवार में, जो भी जिस तरीके से बंटवारा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में अगर आप उस संपत्ति को लेते हैं तो दिक्कत, मान लेते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर आप पैसा अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो फंस भी सकते हैं ना, तो फिर क्यों लेना। तो ऐसा जो है अगर देखें कि उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, उनके नाम से वो उनका सिर्फ खतियान से वो बेच रहे हैं, इसलिए उनका खतियान में नाम है, उनके वो भी उनका नाम तो होगा नहीं, उनके पिताजी दादाजी जो है उनका नाम होगा, तो उससे वो संपत्ति बेचना चाह रहे हैं और आप उस पर पैसा भी आपसे वो एक मोटा रकम ले रहे हैं, तो ऐसा जमीन को लीजिए ही नहीं। तो सीधी सी बात है, उसको आपको लेना, जागरूक होना जरूरी है। तो आज जो इतना विवाद बढ़ रहा है उसका कारण तो यही है ना कि लोग ठीक है पैसा लगा दिया, अच्छा क्या होगा, लेकिन क्या होगा क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरा जो है अगर वहां पे किसी दूसरे का संपत्ति बेच दे रहा है, बाद में दूसरा पक्ष जो है कोर्ट, ये एक आदमी विक्रेता जो है बेच के निकल गया। तो इसलिए ये चीज आपको मतलब माइंड से देख लेना पहले। अगर आप उसको जान रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है तो चलो ले भी लेता है, लेकिन अगर जमाबंदी अलग कायम है, अलग से ये हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अब कि ये दोनों प्रोसेस को देखने के बाद जो है जब हो जाता है, जब आप जमीन देख लिए कि सब कुछ सही है, उसके बाद जब आप एक तरह से निबंधन कार्यालय जाते हैं तो जो भी आपके एजेंट होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे सबसे पहले जो है लिखने वाला जमीन जो विक्रेता है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा डिटेल डाला जाएगा कि ये इनका पिता का नाम ये है, सारा एरिया ये, इस खाता से इतना ये बेच रहे हैं, ठीक है, इनको बेच रहे हैं, और ये भी अपना जो है ये इनके पिता का नाम और इनका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके साथ और भी पेज लगे होते हैं, तो उसके बाद पेज में सारा इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन होता है सेकेंड पेज में। तो ये आप जो स्टाम्प वैल्यू है, स्टाम्प का वैल्यू मान लेते हैं, हो सकता है कि 1000 हो सकता है कि 5000 हो, तो जो भी वो तो चलता है, तो राज्य सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार का राजस्व का कॉस्ट है, और वो स्टाम्प ड्यूटी उनका जो भी कॉस्ट होगा वो तो देना होगा कि रजिस्ट्री के लिए वहाँ पे क्या कॉस्ट जो है, किस कॉस्ट वैल्यूएशन पे जो है वहाँ पे रजिस्ट्री होगा, तो वो स्टाम्प तो है लगता ही है, तो वो तो एजेंट आपको सारा बात बता देंगे जहां आप जाएंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारा मेंशन में आपको देखना क्या है, सबसे पहले कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं ना, देखिए जो एजेंट है मान लेते हैं उनसे मिस्टेक हो गया, जानबूझ के वो नहीं करे लेकिन मिस्टेक हो गया, देखना क्या है कि इसका चौहद्दी सही से मेंशन है कि नहीं है। अच्छा चौहद्दी में देखिए ये 47 है और इस बगल में 56 और 55 है, तो ये नंबर मान लेते हैं कि उनका नाम अच्छे से नहीं पता है, वो लोग बता भी रहे हैं अच्छा ये नाम है, बहुत लोग सोच के बताते हैं, उससे अच्छा है कि वो नाम जो बोल रहे हैं उसके अलावा ये प्लॉट नंबर जरूर डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, चौहद्दी में प्लॉट नंबर डाल रहे हैं, अगर पूरा प्लॉट 47 आप ले रहे हैं तो बगल में जितना प्लॉट नंबर है वो जरूर डालिए, पूरा आगे पीछे जितना भी प्लॉट नंबर है सारा मेंशन कर दीजिए, प्लॉट नंबर है सारा मेंशन कर दीजिए, वो आपका बहुत कारगर होगा चौहद्दी के लिए। तो ये सारा कुछ पेज में मेंशन करने के बाद जो है अब तो मैप का भी फोटो लगता है, तो जितना आप लिए हैं वो फोटो उस हिसाब से जो है वो भी सही से वेरीफाई कर लीजिए, नाम, खाता, खेसरा यानी प्लॉट नंबर, ठीक है, और उसके बाद जो उसका खाता है, एरिया, उसके बाद मौजा, जमाबंदी संख्या, ये सारा कुछ जो भी चढ़ता है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है सही एक बार आपको मिला लेना चाहिए। वहां पे ये सब कुछ इतना जागरूक होना चाहिए, किसी व्यक्ति को मान लेते हैं आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, जो आपके साथ समझ रहे हैं उनको वो सारा डिटेल आप लिख लीजिए। बहुत ये नहीं होता कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना अभी उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें।
ये सारा जब हो जाता है ना, तो ये डॉक्यूमेंट पे जो आप चढ़ाए उसके बाद जाता है यहाँ पे जो उसका वहाँ पे जो भी ऑपरेटर होता है ना, उसके पास ये ऑनलाइन पहले वेरीफाई किया जाता है कि जो आप डाटा डाला है वो सारा ऑनलाइन उनके पास रिकॉर्ड में है या नहीं है विक्रेता का। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन है तो फिर आगे जो प्रोसेस है वो होना चालू हो जाता है। और उसके बाद जो है आगे वेरीफाई करने के बाद, है ना, वेरीफाई जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनके द्वारा भी जांच करने के बाद उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। और वो आप रजिस्टर जैसे ही हो गया तो आपका रजिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो दाखिल खारिज का। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई भी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज कभी भी जीवन में नहीं हुआ ना, तो वो रजिस्ट्री का मान्यता खत्म हो जाता है, उसका वो मान्य नहीं होता है फिर। तो इसलिए रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए